मेरी आंटी शॉर्ट ड्रामास की एडिक्ट है और उसे पूरा भरोसा है कि कोई ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट उससे प्यार कर बैठेगा। एक 48 साल की डिवोर्स नैनी जो अब बच्चे भी नहीं कर सकती। तो जब प्रेसिडेंट को ड्रग दिया गया और वो उसका एंटीडोट बनना चाहती थी, मैंने उसे रोकने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, यहाँ तक कि घुटनों पर गिरकर उससे विनती भी की और आखिरकार उसे उस पागल आइडिया से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगले ही दिन एक 50 साल की औरत ने प्रेसिडेंट को डिटॉक्स कर दिया और वह उसी से शादी कर बैठा। मेरी आंटी गुस्से में पागल हो गई। उसने मुझे धोखे से एक ऊंची बिल्डिंग पर बुलाया और जैसे ही मैं बिल्कुल बेफिक्र खड़ा था, उसने मुझे नीचे धक्का दे दिया। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो यंग मास्टर मुझसे शादी करता। तुम ही वजह हो कि मैंने अपना सच्चा प्यार और खुशहाल बुढ़ापा खो दिया। आंख दोबारा खुली तो मैं उसी दिन रिबॉर्न हो चुका था जिस दिन प्रेसिडेंट को ड्रग दिया गया था। सुई, मैंने अभी यंग मास्टर को उसके कमरे में जाते देखा है। लगता है उसे ड्रग किया गया है और वो खुद ही अकेले सफर करने के लिए छिप रहा है। मुझे उससे पहले पहुंचना होगा जिसने उसे ड्रग किया और मैं ही उसे क्योर करूंगी। यंग मास्टर मुझसे प्यार करेगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। आंटी की एक्साइटेड आवाज सुनते ही मेरे शरीर का दर्द और घुटन गायब हो गए और मेरी धुंधली नजर उसके चिकने चेहरे पर फोकस हो गई। पिछली जिंदगी में मैं अच्छी तरह जानता था कि अमीरों की दुनिया कितनी डीप होती है और ये हमारे जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं। इसीलिए मैं घुटनों पर गिर गया था ताकि उसे जाने से रोक सकूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरी अच्छी नीयत समझने के बजाय मुझे ही नीचे धकेल देगी। इस जिंदगी में मैं उसका सपना खुद पूरा करूंगा, हाई सोसाइटी में घुसने का। ये कैसी नजर है? क्या तुम मुझे फिर से रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं मुस्कुराया और कहा, आंटी जाओ, हिम्मत से अपने सच्चे प्यार और अपने हैप्पी ओल्ड एज का पीछा करो। तुम्हारा भतीजा तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेगा। जे क्या ही अच्छा भतीजा हूं मैं। मैंने उसे फूसनन के कमरे में जाते देखा और टाइम कैलकुलेट करके सीधे नीचे वाले फ्लोर के बैंक्वेट में भागा और जाकर मिसेस फू के सामने फट कर रो पड़ा। मैडम, मैडम, मेरी आंटी गायब हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। मेरी चीखें सुनकर सारे गेस्ट्स रुक गए। किसी ने मेरी आंटी को देखा है? मैंने हाथ से इशारा करते हुए पूछा। एक 40 समथिंग साल की नैनी। मिसेस फ्यूम ने नफरत से देखा और बटलर को धीरे से कहा, ओल्ड नैनीज रखना ही प्रॉब्लम है। जाओ, इसे ढूंढने में मदद करो। गेस्ट हमारे साथ साथ पूरे घर में उसे ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार सब लोग फुसिनान के कमरे के बाहर पहुंचे क्योंकि अंदर से कुछ एम्बैरेसिंग साउंड्स आ रही थी। सभी के चेहरे अजीब हो गए। मिसेस फ्यूम की आंखें गुस्से से भर गई। शायद किसी ने एक गलत रूम ले लिया होगा। मेरा बेटा किसी ओल्ड नैनी के साथ कैसे हो सकता है? रिडिकुलस। लेकिन हमने हर जगह ढूंढ लिया। क्या मेरी आंटी बाहर चली गई? मिसेस फू बस मुझे टालना चाहती थी। कौन जाने, जाकर बाहर ढूंढो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और सीधा घर से बाहर निकलकर पुलिस को कॉल कर दिया। गेस्ट हटने का नाम नहीं ले रहे थे। सबको फ्री का ड्रामा देखना था। जब पुलिस आई, उन्होंने सिर्फ रूम ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी कैमरास भी चेक किए। गेस्ट्स भी पीछे पीछे चले आए, चाय पीने की तरह चटकारे लेते हुए। और जैसे ही वीडियो में दिखा कि फुसिनियान लड़खड़ाते हुए कमरे में गया और आंटी हैंगओवर सूप लेकर अंदर गई और फिर उसे जोर से अंदर खींच लिया गया, सबके चेहरे पोट्री बन गए। मिसेस फू के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। वो मुझे घूरने लगी। मैंने अपनी जांग चुटकी और रोते हुए बोला, मैडम, मेरी आंटी के लिए जस्टिस कीजिए। अगर इतने लोग ना होते तो मिसेस फू मुझे वहीं एक थप्पड़ मार देती। मामला इतना बिगड़ चुका था कि मेरी आंटी अब पूरी तरह फू फैमिली पर चिपक चुकी थी। पहले तो वो हर बार मिसेस फू के सामने घुटनों पर गिर जाती, कहती कि वो अपनी भतीजी के साथ बेघर है और दया की भीख मांगती कि हमें घर पर रहने दिया जाए। मिसेस फू को लगने लगा कि हमारे पास सच में कहीं जाने की जगह नहीं है और उसने हमें सबसे गंदे, सबसे भारी कामों में झोंक दिया। मैंने ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता था। कई बार मैंने आंटी से कहा, लीव इट, चलो कहीं झोपड़ी में भी रह लेंगे, लेकिन रोज की ये इंसल्ट मत सहो। लेकिन वो कहती, तुम क्या जानो, जितनी दुखी औरत होती है प्रेसिडेंट उसे उतना जल्दी प्यार करता है। यही पहला स्टेप है ट्रू लव का। और बोलती बहुत थी, काम सारा मुझसे करवाती थी और गुस्सा भी मुझ पर निकालती थी। पिछली जिंदगी में फूसिनन को क्योर करने वाली चंग जिंगलन थी। मिसेस फू की सबसे अच्छी दोस्त, सालों से अकेली जी रही एक विडो। मिसेस फू उसे मना नहीं कर सकती थी, लेकिन हमें तो आसानी से कुचल सकती थी। इसलिए मुझे बड़ा सा तमाशा खड़ा करना था ताकि आंटी को अपना ट्रू लव मिल सके। गेस्ट्स काफी नहीं थे। मैंने मौका देखकर सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो अनोनिमसली एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स को भेज दी। रातों रात फू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट वाला स्कैंडल ट्रेंड में आ गया और पूरा इंटरनेट फू फैमिली को रोस्ट करने लगा। मिस्टर और मिसेस फू पहले ही तंग आ चुके थे और आंटी सुबह सुबह गर्दन पर किस मार्क्स लेकर हाजिर हो गई कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। फूसिनियन भी अपनी करनी का फल खाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था। मिस्टर और मिसेस फू आग बबूला हो गए, लेकिन पब्लिक प्रेशर के चलते उन्हें मानना पड़ा। हाँ, मिसेस फू ने एक सिंपल डिमांड रखी, लीगल मैरिज। फूसिनन को तो बस आंटी चाहिए थी, बाकी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आंटी भी अंदर ही अंदर परेशान थी, लेकिन ऊपर से ओबीडियंट बनने का नाटक करके मिस्टर और मिसेस फू के आगे झुक गई। मुझे बस सिनान के साथ रहना, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्यूचर में मैं आपको और डैड को
बहुत रिस्पेक्ट दूंगी। मिस्टर फू ये सुनकर लिटरली समझ नहीं पाया कि अपना चेहरा कहाँ छुपाए। बकवास मत करो, मुझे पापा मत बुलाओ। मिसेस फू का चेहरा भी काला पड़ गया। मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं हूँ। आगे से मुझे मैडम बुलाओ। ठीक है माँ। मेरी आंटी ने एक हाथ मेरा पकड़ा और दूसरे हाथ से फुइनियान का। सोई, आज से सिनियन तुम्हारे अंकल हैं, ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन्हें ग्रीट करो। पूरी एफयू फैमिली मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट हो। अच्छी खबर ये है कि इस ब्लैक शीप का वंशज मिल गया। बुरी खबर ये है कि ये उसका खून नहीं है और ऊपर से पहले से 17 साल का। मेरी आंटी वो इडियट ये नहीं समझती कि उन्हें उसे मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे। मैंने शांत रहकर कहा, मैं इन्हें पहले की तरह ही बुलाना पसंद करूंगा, मुझे उसी की आदत है। मिसेस फू ने नफरत से सांस छोड़ी। भतीजा आंटी से ज्यादा समझदार है। लेकिन मैं तुरंत जीरो टैक्ट के साथ बोला, और मैं अपना रेजिडेंस भी यहीं रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। यह सुनते ही मिसेस फू ने जोर से मेज पर हाथ मारा। सिनान का तुम्हारी आंटी से शादी करना ही काफी शर्मनाक है, और अब तुम भी आ रहे हो। पूरी फौ फैमिली को मजाक बनाना चाहते हो? मैंने स्वीटनेस में जवाब दिया, आपने ऑलरेडी मेरी आंटी को एक्सेप्ट किया है। अगर आप मुझे वापस गांव भेज दें जहां मैं खुद सरवाइव करूं, जैसा भी कर सकूं, तो लोग और ज्यादा आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं और टॉप प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर कराते हैं, तो सब लोग फू फैमिली की जनरोसिटी देखेंगे, और मैं खुद अपने हाई क्लास क्लासमेट्स के सामने आप और मिस्टर फू की तारीफ करूंगा, जो भविष्य की बिजनेस डील्स में आपको हेल्प करेगा। मिसेस फू और मिस्टर फू ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी देर सोचा और फाइनली सिर हिला दिया। वाह, तुम कब से इतनी स्मार्ट हो गए? तुम्हें आइडिया कैसे आया रेसिडेंस ट्रांसफर करवाने का और प्राइवेट स्कूल में जाने का? मैंने फोर्स्ड स्माइल दी। अगर मैं स्मार्ट नहीं होता तो आप मुझे कब का निकाल चुकी होती। आंटी ने हाथ हवा में घुमाया। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो पहले शादी करने वाली थी, फिर सिमियन से तुम्हारी रिकमेंडेशन करती ताकि तुम्हें घर में आरामदायक काम मिल जाए और मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती। लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। इतने क्लेवर के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए। अब से तुम्हें मेरा रिस्पेक्ट करना होगा। मेरे बिना तुम्हें ये लग्जूरियस लाइफ नहीं मिलती, समझे? मैं बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से मेरी नजर पूरी तरह डार्क हो चुकी थी। समझ गया आंटी, आपको वही रेस्पेक्ट मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। रेसिडेंस शिफ्ट में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन प्रोविंस ट्रांसफर में पूरा 1 महीना जाता है। उसके बाद ही स्कूल बदल सकता हूँ। आंटी ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया और फिर फुसिनियान के साथ अपने रोमांस में लग गई। मैं क्वाइटली अपना बैग लेकर स्कूल चला गया। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने ट्रेंडिंग न्यूज देख ली थी। बाहर से सिंपैथी दिखाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। क्लास कामली सुनी और जहाँ कुछ समझ नहीं आया टीचर से पूछ लिया। टीचर ने सार्कास्टिक टोन में कहा, वाह, अब पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा है। बेहतर है अपनी आंटी से सीखो और कोई शॉर्टकट ढूंढ लो। मैंने अपनी किताब बंद की। टीचर, आपको मेरी आंटी से बहुत जेलसी है। टीचर की आंखें शौक में फैल गईं। क्या कहा तुमने? मैं उस औरत से जेलसी करूंगी? मैंने कोल्ड टोन में कहा, बिल्कुल, क्योंकि आप मेडिग्रिटी में जीती हैं और फिर भी खुद को सुपीरियर मानती हैं, जबकि मेरी आंटी का आदमी टॉल, हैंडसम और रिच है। आप जेलस नहीं होंगी तो क्या होंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नॉनसेंस बोलने की? उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने तुरंत उसे 2 चांटे मारे और उसके बाल पकड़कर उसे मेज पर झुका दिया। तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? हर बार जब प्रिंसिपल तुम्हें काम देता है, तुम स्कूल के पास वाली इंटरसेक्शन पर उतरते हो। मैंने कई बार देखा है। तुम खुद नीचे से उठकर आई हो, फिर भी गरीब बच्चों को नीचा दिखाती हो और रिच किड्स को अलाउ करती हो कि वो हमें बुली करें। यू डिजर्व दिस। तुम जैसे इंसान को मेरी पिछली जिंदगी में टीचर बनने का हक ही नहीं था। इसी इंसान की वजह से आंटी मुझे अक्सर मारती थी। बाद में मैंने आंटी को रोकने की कोशिश की कि वो फुसिनियान को सूप न दे, जिससे उसका हाई सोसाइटी में जाने का मौका छिन गया। उसने मान लिया कि मैं उसकी प्रोग्रेस नहीं चाहता और उसने मुझे बेरहमी से म्यांमार के नॉर्थ में बेच दिया था। टीचर ने मुझे जोर से धक्का दिया, लेकिन मैंने मौका पाकर उसके बालों का गुच्छा नोच लिया। अभी बताता हूँ। मैं तुरंत ऑफिस से भागा। मुझे पता था वह प्रिंसिपल के पास जाएगा और गार्डियंस को बुलाएगा। मैं सीसीटीवी से बचते हुए रूफटॉप पहुंचा, अपने फोन को बैम्बू स्टिक से बांधा और प्रिंसिपल के ऑफिस की विंडो की तरफ बढ़ाकर रिकॉर्डिंग चालू की। वीडियो ब्लरी था, लेकिन उनकी इंटीमेसी साफ दिखाई दे रही थी। मैं तुरंत ऑफिस वापस आया, टीचर के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और वीडियो स्कूल फोरम पर अपलोड कर दिया। तभी मेरी आंटी स्पोर्ट्स कार में पहुंची और प्रिंसिपल की वाइफ भी उसी समय आई। दोनों एक एक करके ऑफिस में घुस गईं। आंटी ने उसे भी रिलेटिव समझकर कहा, आजकल के बच्चे सिर दर्द हैं, लेकिन आजकल के टीचर्स तो उससे भी बदतर। जैसे ही वो अंदर आई, मेरी आंटी गुस्से में मेरी तरफ झपटी, लेकिन प्रिंसिपल की वाइफ उससे भी तेज निकली। वो सीधे टीचर पर टूट पड़ी, उसके बाल पकड़कर उसे बुरी तरह पीटने लगी। प्रिंसिपल दहशत में चिल्लाया, हनी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वीडियो फेक है, डोंट बी इम्पल्सिव। वह चीखा, लेकिन उसकी वाइफ ने कुछ नहीं सुना। उसने प्रिंसिपल को ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरी आंटी पूरी तरह स्टैंड खड़ी रह गई। वहीं पीछे से आता फुनियन पूरा मजा लेते हुए तमाशा देखने लगा। मैंने आंटी के कान में धीरे से फुसफुसाया, आंटी, तुम शादी करना चाहती हो? वो शौक में रह गई।
ऑफ कोर्स, मैंने रोते हुए कहा। उसे पता नहीं था कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टिंक्टिवली वो भी वहीं मेरा साथ देते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसा मैंने चाहा था। मैंने उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें टीचर उसकी बेइज्जती कर रही थी। आंटी और भी जोर से रोने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी वजह से तुम्हें स्कूल में इतना हमालिएट किया गया है। मैं अब और जीना नहीं चाहती। फूसिनियन तुरंत दौड़कर आया। सुफेन, क्या हुआ तुम्हें? आंटी ने फोन का ऑडियो उसे सुना दिया। वो गुस्से से तिलमिला उठा और मेरा फोन जमीन पर दे मारा। किस घटिया स्कूल की टीचर! फुसिनियान की औरत का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसी हुई? प्रिंसिपल स्क्रैचेस से भरा चेहरा लेकर केओस रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने फुनियन को देखा, वो तुरंत माफी मांगने के लिए भागा। मैंने मौका देखकर आग में और तेजी से घी डाल दिया। सर, टीचर अकेली नहीं थी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। यंग मास्टर कभी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये सुनकर फ्यूसिनियान बेकाबू हो गया और उसने प्रिंसिपल को पीटना शुरू कर दिया। टीचर उसी रात शहर छोड़कर भाग गई और अपना वर्ड ऑफ ऑनर साबित करने के लिए फुसिनियान ने उसी वक्त राजधानी में मेरा रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अगले दिन उसने मुझे एक एरिस्टोक्रेटिक स्कूल में ट्रांसफर भी करा दिया और कॉम्पेंसेशन के तौर पर सबसे नया मोबाइल मॉडल भी खरीद कर दे दिया। शाम को एक लग्जरी होटल की टॉप फ्लोर पर फुइनियान ने एक भव्य शादी का प्रपोजल रखा। पंखुड़ियों की बारिश, गाना, लाइट्स, सब कुछ। और उसने आंटी को एक ब्लैक कार्ड दिया, कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट्स वाला एक्सक्लूसिव कार्ड। बोला कि असली वेडिंग इससे भी ज्यादा ग्रैंड होगी। मिस्टर फू तो बस चाहता था कि मैरिज सर्टिफिकेट क्वाइटली कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया जाए, लो प्रोफाइल। लेकिन फुनियन ने इतनी ओवर एक्टिंग कर दी कि वो वायरल हो गया। फॉरेन क्लाइंट्स तक ने लाइव देखा कि 48 साल की एक औरत को पेटल्स के नीचे किस करके प्रपोज किया जा रहा है। उन्होंने फोन कर मिस्टर फू को कंग्रेचुलेशंस तक दे दी। उनकी इतनी इंसल्ट हुई कि उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो अस्पताल पहुंच गए। मिसेस फू ने गुस्से में कहा, सिनियन तो यंग और इमेच्योर है, पर तुम्हारी उम्र में भी समझ नहीं है। व्हाट अ शेम। तुम्हारे पिता को क्या जवाब देंगे? आंटी ने डायमंड रिंग सहलाया और धीरे से बोली, ये शर्म की बात कैसे हुई? ये तो गुड न्यूज है। एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो सबके सामने मुझे किस करेगा। मैंने मना किया था, पर मैं उसे पुश नहीं कर पाई। मिसेस फू ने दांत पीसे। बस ये फेक इनोसेंट एक्टिंग बंद करो। अपनी उम्र देखो सिनियन। लेकिन उसने रोमांटिक टोन में कहा, एज डजंट मैटर। मेरी नजर में वो अब भी 18 साल की लड़की जैसी ही है। इस बार तो मिसेस फू भी पिघल गई नहीं, लिटरली डिस्गस्टेड हो गई। मुझे खुद को उल्टी रोकनी पड़ी। आंटी और फुसिनियन का बेहया रोमांस जारी रहा। मैं 1 महीने पहले एरिस्टोक्रेटिक स्कूल पहुंच गया। वहाँ के स्टूडेंट्स क्लासी थे, बुलिंग ऑलमोस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए फैमिली की रेपुटेशन ज्यादा बड़ी चीज थी। मेरा अपब्रिंगिंग उनसे बहुत अलग था, इसलिए वो मुझे क्यूरियोसिटी से देखते थे। सुई, तुमने बचपन से पियानो क्लासेस नहीं ली? तुमने 8 लैंग्वेजेस नहीं सीखी? तुमने पोस्टर क्लासेस, गोल्फ, इक्वेशरियन ट्रेनिंग, फ्लोरल आर्ट्स नहीं की? तुम वीकली सोशल इवेंट्स पर भी नहीं जाते थे? मैं कंफ्यूज्ड होकर बोला, ना, नहीं। ओ, तुम्हारी लाइफ कितनी इजी रही होगी। आई एनवी यू। उनकी आंखों में जेलसी फेक नहीं थी। वहीं मुझे पहली बार समझ आया कि मैं और ये लोग 2 अलग वर्ल्ड से आते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो आंटी को फ्यूसिनियन की दी हुई ब्लैक कार्ड से मैंने तुरंत ट्यूटर्स हायर कर लिए। बेसिक क्लासेस नहीं, 8 लैंग्वेजेस, आर्ट्स, सब कुछ, हर स्किल जो मुझे अपग्रेड करे। आंटी ने तिरस्कार से कहा, ये सब बेवकूफ़ी मत सीखो। क्या तुम मुझे समझते हो? चुपचाप घर में मेड बनकर रहो। फ्यूचर में किसी ड्राइवर की लड़की दिला दूंगी, स्टेबल लाइफ मिलेगी बस। वाह, क्या आंटी है मेरी। पहली जिंदगी में मैं यही सोचता था कि कैसे उसकी अप्रूवल पाऊं, लेकिन इस बार मेरा मोटिव सिर्फ एक था, उसके पैसे निकालना। मैंने काल्म टोन में कहा, आंटी मैं सब तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ, तुम्हें ये सब सीखने में लाज आती है। रिच किड्स फॉरेन लैंग्वेजेस जानते हैं, उनके पेरेंट्स भी। इवेंट्स में जब यंग मास्टर तुम्हें ले जाएगा और हाई क्लास लेडीज आएंगी, मैं हेल्प कर पाऊंगा। तुम्हारी इमेज अच्छी लगेगी, फैमिली को भी फायदा होगा। आंटी ने थोड़ी देर सोचा, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करना, मेरा पैसा बर्बाद मत करना। वो रातें फुसिनियान के साथ एंजॉय करती रही और मैं दिन रात पढ़ता रहा। सुबह पोस्टर ट्रेनिंग, फ्री टाइम में लैंग्वेजेस, रात में स्टडीज, वीकेंड में पियानो और हॉर्स राइडिंग, एक भी दिन छोड़े बिना। 1 महीने बाद एक बड़ा कमर्शियल इवेंट हुआ। फ्यूजिनियन इनवाइट्स था और आंटी का इरादा था ज्वेलरी दिखाना, डिजाइनर गाउन्स पहनना और हाई सोसाइटी में शाइन करना। मैंने इमेजिन किया था कि फ्यूसिनियन और आंटी दोनों सबके सामने चमकते हुए एंट्री करेंगे। शादी के बाद से आंटी को मिसेस फू ने घर में प्रैक्टिकली अरेस्ट करके रखा था। कोई पब्लिक इवेंट अटेंड नहीं करने देती थी। डर था कि कहीं वो फैमिली फू की इंसल्ट ना करा दे। लेकिन जैसे ही बैंक्वेट की इन्वाइट आई, आंटी ने कोकेतो टोन में कहा, सिनियन देखो, यहाँ अकम्पनिंग गेस्ट्स अलाउड हैं, मुझे भी ले चलो, मुझे भी इंपॉर्टेंट लोग देखने हैं। फूसिनियन ने बुरे मूड में कहा, ये बहुत फॉर्मल बैंक्वेट है, हाई लेवल लोग होंगे, तुम्हें क्यों ले जाऊं? तुम कुछ समझोगी भी नहीं। अगर तुमने एम्बेरसमेंट कर दी तो माँ फिर से डांटेंगी। आंटी ने मुझे झट से उनकी तरफ खींचा। मेरा न्यूप नेव समझता है, वो इंटरप्रेटर बन जाएगा मेरा। फूसिनियन हंस पड़ा। उसे ले जाऊं? क्या मजाक है। इनवाइट में अकम्पनिंग गेस्ट लिखा है, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। और तुम सोचती हो कुछ हाई स्कूल इंग्लिश से ये इंटरप्रेटर बनेगा? ये बैंक्वेट एलमनाई मीट नहीं है।
आंटी का चेहरा डार्क हो गया। उसने मेरे कंधे पर नेल्स गड़ा दिए और मेरे कान में फुसफुसाई, तुमने कहा था ना, जो तुम पढ़ रहे हो उससे मेरी इमेज अच्छी लगेगी। अगर बाहर भी नहीं जा सकी तो पढ़ाई बंद, सब बंद। लेकिन पढ़ाई मेरे लिए सोशल लैडर थी, मैं बीच में छोड़ नहीं सकता। मैंने फूसिनियन के सामने अपनी क्लासमेट को कॉल किया और फ्लुएंट इंग्लिश में उससे बात की। फूसिनियन का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कॉल काटा और मुस्कुराकर कहा, सर, मेरी क्लासमेट डायरेक्टर लियो की डॉटर है, वो बैंक्वेट में आ रही है। उसने बताया कि डायरेक्टर को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर चाहिए। अगर मैं जाऊं तो बात करने में हेल्प कर सकता हूँ। फूसिनियन ने ताना मारा, मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट से फेवर मांगू? तभी मिस्टर फू वहां से गुजर रहे थे। वो सही कह रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा है। क्या तुम सच में डायरेक्टर लियो से बात कर लोगे? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तुम भी चलो और आंटी भी चलेगी। अगर बाकी सब जाएंगे और वो मिसिंग होगी, लोग क्या सोचेंगे? मिसेस फू ने वार्निंग दी, जाना है तो कम बोलना, बस इंट्रोड्यूस होना और वापस। आंटी ने चौड़ी मुस्कान दी, ठीक है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। वो तेजी से ऊपर भागी। मिस्टर फू ने मिसेस फू को कहा कि मुझे एक प्रॉपर ड्रेस दिला दें। जब मैं तैयार हुआ, मेरे 1 महीने के पोस्टर ट्रेनिंग के रिजल्ट साफ दिख रहे थे। मिसेस फू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एक भी कमी नहीं मिली। उसके चेहरे पर इरिटेशन थी। मैं नीचे पहुंचा तो आंटी हैवी मेकअप, ओवरलोड ज्वेलरी और एक लॉन्ग टेल डिजाइनर गाउन में खड़ी थी। मिसेस फू ने अपनी टेम्पल्स दबाई, जाओ बदल कर आओ, ये बैंक्वेट है, तुम्हारी शादी नहीं। तुम्हारा नेफ्यू तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो, ड्रेस की लंबी टेल की वजह से। आंटी टेल पर ही पैर रखकर सीढ़ियों से गिर गई। मिसेस फू का चेहरा काला पड़ गया। शेम, जाओ बदलो। लेकिन फुसिनियान दौड़कर उसे उठाते हुए बोला, टाइम नहीं है, ऐसे ही ठीक है। आंटी उसके सीने पर टिकते हुए बोली, थैंक्स असिनियन, तुम कितने केयरिंग हो। फुसिनियन ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मिसेस फू गुस्से से कांपने लगी। मुझे भी लगा सच में पुलिस बुलानी चाहिए। मैं मिसेस फू के साथ ही कार में गया। कम से कम वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे थे, पब्लिक में हग शुभ नहीं। बैंक्वेट में पहुंचते ही मेरी क्लासमेट लियो रोयन ने मुझे देखा और एक्साइटेड होकर दौड़ी। सुई, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम भी स्टनिंग हो। उसके चीक्स तुरंत लाल हो गए। सच में इनोसेंट लड़की थी। डायरेक्टर लियो खुद आए। तुम वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो जिसके बारे में मेरी बेटी इतनी तारीफ करती है। कहते हैं कि टॉप स्टूडेंट्स भी तुम्हारे आगे इंफीरियर फील करते हैं। मैंने हल्के से सिर झुकाया। हेलो अंकल, मैं इतना प्रेस डिजर्व नहीं करता, बस किस्मत से कुछ बार अच्छे मार्क्स आ गए। वो हंसे। ह्यूमिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी तरह मेरी बेटी के उलट। मेरी बच्ची तो बोलती ही नहीं। ये दोनों कौन लोग हैं? मैं इंट्रोड्यूस करता, उससे पहले मिस्टर फू बोल पड़े, हम सुई के दादा दादी हैं। मैंने मन में कहा, अरे वाह, अब तो खुद ही मान रहे हो कि तुम मेरे फैमिली हो। डायरेक्टर लियो उनसे हाथ मिला रहे थे, तभी फुसिनियन मुझे एकदम से खींचकर साइड ले गया। वो आगे बढ़कर डायरेक्टर लियो से हाथ मिलाने लगा और जोर जबरदस्ती बिजनेस टॉक शुरू कर दी। डायरेक्टर लियो विजिबली इरिटेटेड हो गया। इधर मिसेस फू अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर मिलने चली गई। तभी मैंने देखा, टैंग जिंगलन की नजर मिसेस फू पर नहीं बल्कि फुसिनियन पर थी। मेरी प्रीवियस लाइफ याद आ गई। उनकी रिलेशनशिप एक्सीडेंट नहीं थी, बहुत इंटेंशनल थी। मेरी पावर अभी कम थी, मैं आंटी को गिरने नहीं दे सकता। मैंने आंटी को सिग्नल किया। आंटी ने मेरे हाथ को जोर से पिंच किया। बेवकूफ लड़के, क्या तुम खुश नहीं हो? ड्रामा के प्रेसिडेंट्स हमेशा लॉयल और इंटेंस होते हैं। सिनियन मुझे कभी चीट नहीं करेगा। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। मैंने उसे थम्स अप दी। ओके ओके, जो तुम कहो। उसने देखा कि आसपास लोग हैं तो मुझे छोड़ दिया। घर पहुंचकर देखना। फिर उसने फुसफुसाया, तुमने जो सीखा है उसमें बिग बॉस से कैसे मिलते हैं भी आता है। मैंने गोल मोल जवाब दिया, बस इम्प्रेस करना होता है। इतना सुनते ही वो भाग कर फुसिनियान का हाथ पकड़ने गई। हेलो मिस्टर लियो, मैं सिनियन की वाइफ हूँ, आपकी वाइफ नहीं आई? क्या आपको पसंद नहीं थी इसलिए नहीं लाए? डायरेक्टर लियो का चेहरा डार्क हो गया। हाई सोसाइटी में सब जानते थे कि डायरेक्टर लियो हाल ही में विडोवर बने हैं। कोई भी ये बात छेड़ता नहीं। फुसिनियन शर्म से मर गया और आंटी को पीछे खींचा। सॉरी मिस्टर लियो, वो अभी विदेश से लौटी है। आंटी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, जो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि फुसिनान ने उस वक्त उसका स्टेटस ऊपर उठाने में मदद कर दी थी। ये देखकर वो खुद ही हैरान थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं अभी अभी विदेश से लौटी हूँ। वहाँ कस्टम्स थोड़े लिबरल होते हैं। अगर तलाक चाहिए तो तलाक ले लेते हैं। अगर अपनी वाइफ से खुश नहीं हो, जैसे मेरे ससुर सास जो बस एक दूसरे पर तरस खाते हैं, तो जल्दी अलग हो जाना और अपनी खुद की हैप्पीनेस ढूंढना ही अच्छा है। मिस्टर लू गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोग खुद डिसाइड करो, मैं निकल रहा हूँ। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। आंटी ने फ्यूसिनियन को पकड़ लिया, जो मिस्टर लू के पीछे जाने की कोशिश में था। सिनियन, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी उम्र में भी मिस्टर लू इतने शर्मीले होंगे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम भी मुझे नीचा समझते हो? फूसिनान ने लंबी सांस ली। पहले नहीं, पर अभी थोड़ा। मैंने भी धीरे से सांस छोड़ी। लगता है मिस्टर लू को भी गुस्सा आ गया। मिस्टर लू मेरी तरफ आए और बोले, चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगा कि मेरे पिताजी फू फैमिली के साथ डील करें। मैंने सिर हिलाया। प्लीज दखल मत देना, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत कीमती हैं, इन्हें किसी बेकार चीज में वेस्ट नहीं होने दूंगा। आंटी मेरी तरफ आई। सिनियन, तुमने मुझे क्या सिखाया था?
कह रहे हैं कि मिस्टर लू नाराज है। मैंने उसे सीधा सा घूरा। मैंने कहा था, इम्प्रेस करना है, उनकी अटेंशन चोरी नहीं करनी। इसके बाद मैं ज्यादातर वक्त मिस्टर फू के साथ खड़ा रहा, चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व करता हुआ, देखता कैसे वो बड़े एग्जीक्यूटिव लोगों से बात कर रहे थे। उनकी बातों से कई बिजनेस ट्रेंड समझ में आए जिन्हें मैंने दिमाग में नोट कर लिया। मैं उनकी बातों में इतनी गहराई से डूबा था कि तभी आंटी मुझे खींच ले गई। तुम सही कह रहे थे, वो औरत सस्पिशियस है। वो फुसिनान को कुछ पार्टनर्स मिलवाने का बोल रही थी, लेकिन मेरा देखो, अलग दिखने के चक्कर में उसे चिपक ही रही है। थोड़ी देर पहले तो ड्रंकन बनकर उसके शोल्डर पर झुक गई, अब दोनों कुछ फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में वो मुझे बुला रही थी ताकि मैं ट्रांसलेट कर दूं। जैसे ही हम पास पहुंचे, टैंग जिंगलन ने हमें देखकर लैंग्वेज बदल ली और फ्रेंच बोलने लगी। फुसिनन ने कंफ्यूजन वाली फेस बना ली। स्पष्ट था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर टांग जिंगलन ने इंग्लिश में कहा, मिस्टर लियू का प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। व्हाट विल यू गिव मी इन रिटर्न? फुसिनन उसे देखते रहे। उस नजर में साफ इंटेंशन थी। टैंग जिंगलन का एलिगेंट शॉल कंधे से फिसला और फुसिनन की नजर उसी पर टिक गई। 50 साल की उम्र में भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की वजह से टैंग जिंगलन में चाम बचा हुआ था। आंटी अपनी बच्चानी हरकतों और ड्रामों से फुसिनन का इंटरेस्ट कुछ टाइम तक पकड़ सकती थी, पर हमेशा के लिए नहीं। एक तरफ एक सेक्सी समझदार बिजनेस वुमन, दूसरी तरफ एक इमेच्योर प्रॉब्लम क्रिएटर। फर्क साफ था। आंटी ने मेरी बांह पकड़ ली। क्या बोल रहे हैं? इतने देर से एक दूसरे को घूर क्यों रहे हैं? ट्रांसलेट करो। मैं सॉल्यूशन सोच ही रहा था कि आंटी एकदम आगे बढ़ी और तंग जिंगलान को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तू मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करेगी? टैंग जिंगलन एक पल के लिए स्टंड हुई, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की जीत वाली मुस्कान उभर आई। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसकी नकली मजबूती ने सबको इमोशनली स्वे कर दिया। मिसेस फू दौड़ी और आंटी को थप्पड़ जड़ दिया। पागल हो गई हो क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया? फूसिलन ने भी तांग जिंगलन की लाल गाल देख के आंटी को मार दिया। तूने आंटी लान को हाथ लगाया? आंटी बुरी तरह स्पॉइल्ड थी और जब उसे 2 तमाचे लगे तो वो ऑलमोस्ट फट ही पड़ी थी। लेकिन तभी मैंने उसके कान में फुसफुसाया, उनका लेवल अलग है, तुम टक्कर नहीं ले सकती, बस बेहोश होने का नाटक करो। आंटी ने एक गहरी सांस ली और फौरन जमीन पर गिरकर बेहोश होने का ड्रामा किया। मैं उसे पकड़कर डॉक्टर ढूंढने का नाटक करता हुआ बाहर भागा। फू हाउस लौटकर भी आंटी उसी तरह बेहोश बनी रही। मैं चुपके से सर्वेलेंस रूम में घुसा। मेरे मन में बैंक्वेट के बारे में सस्पिशन था और मुझे क्लूज चाहिए थे। मिसेस फू कमरे में खड़ी बस चिल्लाई जा रही थी, वल्गर औरत, मैंने कहा था इसे मत लाई। मिस्टर लू भी नाराज, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नाराज, फूसिनन भी डिसअपॉइंटमेंट में डूबा था। तुम तो कमजोर बनने का नाटक करती हो, लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट मेरा स्कैल्प उखाड़ दिया, सबके सामने मुझे इंसल्ट कर दिया। आंटी अंदर ही अंदर भरी हुई थी, पर मैंने रास्ते में उसे वार्निंग दी थी, अगर फू फैमिली से निकाली नहीं जाना चाहती तो एंड तक एक्टिंग कर, अभी बस मेरी खबर का इंतजार करे। उसने रिसेप्शन में इतना तमाशा कर दिया कि अब उसे बिल्कुल लो रहना पड़ेगा। नेटवर्क्स पर ट्रेंड्स छा गए। फू फैमिली का नया ड्रामा, नई बहू और प्रेसिडेंट का ऑटम रोमांस। मिस्टर लू का प्रोजेक्ट अब टैंग मैडम के हाथ में था और वो अब पैनिक में होगी। मिसेस फू ने गुस्से में चिल्लाया, बेहुदा औरत, इसको सीधा मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। कुछ दिनों में इससे सिनियन का तलाक भी करवा देंगे। मैं खुद पुलिस स्टेशन में बयान दूंगी। फूसिनियन ने आंटी को देखा। उसकी आंखों में सैडनेस नहीं थी, पर वो मजबूर लग रहा था। फिर उसने कहा, उसकी नीस को भी ले जाओ, मुझे दोनों नहीं चाहिए। आंटी उठकर चिल्ला पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी किसी मेंटल हॉस्पिटल। टंग हिनान ने पहले सिड्यूस किया था सिनियन को, क्या मैंने गलत किया उसे मारकर? मिसेस फू चीखी, बकवास बंद करो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सिनान की गॉड मदर। सबको अपने जैसा चीप मत समझो। तुम्हारी उम्र में भी तुम मर्दों के पीछे भाग रही हो, और मुझे माँ मत बुलाओ, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। आज की रात ही तुम दोनों बाहर, इधर आओ। गार्ड्स को आदेश दिया गया, इसे और इसकी लाई हुई नीस को बांध दो। तभी आंटी का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें शौक में फैल गईं। रुको। आंटी ने अपना फोन उठाया और वो सिक्योरिटी वीडियो सबको दिखा दिया। देख लो खुद। आंटी ने फोन सबके सामने रख दी। वही असली सबूत था कि वो औरत फूसिनियन को सेड्यूस कर रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सर्वेंट्स की नजर हटते ही टैंग जिनलन ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया। ये कैमरा मिसेस फू ने ही लगवाया था ताकि सर्वेंट्स चोरी न करें। टैंग जिनलन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो खुद रिकॉर्ड हो जाएगी। फुइनन बड़बड़ाया, सो ये वही थी। मिसेस फू शौक में बिल्कुल चुप रह गई। मिस्टर फू ने अपनी कनपटियां दबाई। थीव्स से बचो, फायर से बचो। और देखा, अब अपने ही लोग भी ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो हमारे बेटे पर नजर रख रही थी, है ना? मिसेस फू लिटरली बैठ गई। क्या ये कोई गर्व करने वाली बात है? इस वीडियो का इस्तेमाल करके मिस्टर लियू की कोलैबोरेशन ले लेंगे। बस ये ध्यान रखना, उसे दोबारा मत मिलना। फूसिनियन अब भी डीप थॉट में था। उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि टंग जिंगलन के इंटरेस्ट और उसकी चालें उसे शर्मिंदा नहीं कर रही, उल्टा अंदर से थोड़ा खुश कर रही थी। उस दिन के बाद से फुइनान ने मेरी आंटी को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। मिसेस फू को साफ बदलता बिहेवियर दिखा और वो राहत महसूस करने लगी कि उसका बेटा फाइनली जाग गया है। इसके बाद उसने मौका मिलते ही आंटी को हर पॉसिबल वे में टेस्ट करना शुरू कर दिया। दिन में आंटी को सास की सेवा करनी पड़ती
और रात में फुसिनियान उसे आराम करने भी नहीं देता था। लेट नाइट तक उसे भाग दौड़ करनी पड़ती थी। एक रात आंटी एम्प्लॉयज के कमरे में छुप गई। सोई, आखिर मेरी कमर दबा दो। एमसी कामली बोला। आंटी मैं पढ़ रहा हूँ, नो टाइम। वो गुस्से में बोली, जाकर कोर्टयार्ड में बैठो स्क्वाड में। कल तुम्हें उस ओल्ड लेडी की सर्विस करनी है। मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट बुला रही हूँ। मेरी स्किन रफ हो रही है। थोड़ी देर पहले सिनियन ने छुआ तो बोला, स्किन तो चुभ रही है। मैंने शांत टोन में कहा, आंटी मैं नहीं कर सकता, कल मेरा मंथली एग्जाम है। वो चिल्लाई, एग्जाम? यूनिवर्सिटी पास कर भी ली तो क्या? अपर क्लास मैन थोड़े बन जाओगे। टाइम वेस्ट मत करो। उस बूढ़ी की केयर में मेरी मदद करो। जब वो मरेगी फू फैमिली मेरी होगी। तुम्हें अच्छा फ्यूचर नहीं चाहिए? मैंने मन में सोचा, कैसा फ्यूचर? किसी ड्राइवर की बेटी से शादी। लेकिन बाहर से मैंने पेन रखा और उसे मैनिपुलेट करना शुरू किया। आंटी अगर यंग मास्टर का ट्रस्ट चाहिए तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रगलिंग दिखना पड़ेगा। अगर मैं पूरा काम कर दूंगा तो उसे कैसे दिखेगा कि तुम कितनी मेहनत करती हो? और मेरी पढ़ाई भी उसी के बेनिफिट के लिए है। अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए, मिसेस फू को लगेगा कि तुमने मुझे अच्छे से रेज किया है। वो तुम्हें रेस्पेक्ट से देखेगी। ये ज्यादा फायदा देगा, राइट? तभी दरवाजे की आवाज आई। आंटी तुरंत सोने का नाटक करके लेट गई। बाहर कोई टिपटो करते हुए आया और स्पेयर की से दरवाजा खोल लिया। सुफे, मिल गया तुम्हें। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम यहाँ क्यों छिपी हो? मैंने आंखें घुमाई, नोट्स उठाए और बाथरूम में जाकर ईयर प्लग्स लगा लिए। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। आंटी की मेहनत देखकर मिसेस फू थोड़ी सॉफ्ट हुई, लेकिन अब उसकी नजर आंटी के पेट पर जाने लगी। आंटी डर गई। नेक्स्ट डे वो मुझे साथ लेकर एक ट्रेडिशनल डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोला, तुम मेनोपोज में हो, अब बच्चा नहीं हो सकता। आंटी गुस्से में भड़क गई। क्या मतलब? तुम मशहूर डॉक्टर नहीं हो, मेनोपोज ठीक नहीं कर सकते? इसके बाद उसने आधा महीना छुपकर दवाइयां खाई। उसका पेशेंस खत्म नहीं हुआ, लेकिन फूसिनियन का पेशेंस खत्म हो चुका था। रात के 10 बजे वो बाहर निकलने लगा। आंटी पजामा पहनकर भागी। सिनियन, इतनी रात कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी नीस चाइनीज मेडिसिन पी रही है और तुमसे भी स्मेल आ रही है। मुझे नौजिया हो रही है। वो बोला, फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। आंटी के पास जवाब नहीं था। वो बस रोती हुई मिसेस फू के पास पहुंची। मिसेस फू हंस पड़ी। परफेक्ट, मेरा बेटा फाइनली बाहर जाकर एंजॉय कर रहा है। कोई ऑप्शन नहीं था। आंटी मेरे पास आई रोते हुए। अब मैं क्या करूं? वो मुझे छोड़ देगा? मैंने ड्राई टोन में कहा, तुम्हारे इतने रिसोर्सेज थे ना, अब काम क्यों नहीं आते? वो बोली, पहले मुझे सलाह दे। उस वक्त मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में 1 महीना बचा था। एलीट कोर्सेस रिन्यू कराने का टाइम भी आ गया था। मैंने कहा, अगर मैं मदद करूं तो तुम मेरे सारे कोर्सेज 3 महीने के लिए रिन्यू कराओगी। वो बोली, डन, अब प्लान बताओ। मैंने फूसिनियन का एप्पल लोकेशन ट्रैकर खोला। वो एक एक्सक्लूसिव क्लब में था। मैंने अंदर किचन से एंट्री ली, फिर चेंजिंग रूम से किसी तरह वेट्रेस की यूनिफॉर्म उठा ली। प्राइवेट रूम ढूंढा। जैसा सोचा था उसे बुलाने वाली तांग जिंगला नहीं थी। एक आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता, खास तौर पर जब सामने वही औरत हो जो उसे मैनिपुलेट करना जानती हो। वो सीधा उसके इन्फ्लुएंस में चला गया। मैंने दूर से साफ डिसेंट प्रूफ वाले फोटोज ले लिए, किसी भी एक्सप्लिसिट डिटेल के बिना। टंग जिंगलन का फेस पिक्सल करके एनोनिमस बनाकर यूई को भेज दिया और ओरिजिनल क्लियर फोटोज मिसेस फू को भेज दी। आंटी को नहीं दिखाया क्योंकि वो गुस्से में चीज बिगाड़ देती। मैंने बस अपनी आंटी को बताया कि फुसिनान बाहर किसी दूसरी औरत से मिलने गया है और जल्द ही बड़ा स्कैंडल फट सकता है। आंटी रोई, ड्रामा किया और सबको धमकियां देने लगी। मेंजनू भी इतना दुखी होकर नहीं रोती जितना वो रो रही थी। फूसिनान की बेवफाई सीधे कंपनी की रेप्यूटेशन को हिट कर रही थी। मिस्टर फू ने आंटी को घर से बाहर न निकलने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया। ऑलमोस्ट घर में नजरबंद कर दिया। अपने बेटे की पसंद के बारे में मिसेस फू भी अब खूब बोलने लगी। उसे 18 साल की लड़कियां पसंद थी और फूसिनान को 80 साल वाली विमेन टाइप लगती थी। मिसेस फू समझ चुकी थी कि इन दोनों को अलग करना अब पॉसिबल नहीं। वो आंटी को समझाने लगी, अगर फुसिनान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो तुम भी उसे बेटा मत समझो। पेरेंट्स की प्रेशर में आकर फुसिनान को भी थोड़ा गिल्ट फील हुआ। वो आंटी से अच्छा बिहेव करने लगा, यहाँ तक कि मेडिसिन वाली स्मेल पर भी कुछ नहीं बोलता था। आंटी को आखिरकार एहसास हुआ। शॉर्ट ड्रामास की शुरुआत में लिखा होता है, ये कहानी एकदम फिक्शनल है, मतलब सिचुएशंस बदल सकती हैं। अब वो अपनी बॉडी, स्किन और खुद का ध्यान ज्यादा रखने लगी। फूसिनियन को खुश रखने के नए तरीके सीखने लगी। दवा पीने के बाद तुरंत मुंह खोलकर रिंस करती और रूम में जाने से पहले माउथ स्प्रे आधा बॉटल तक लगा लेती। मेरी क्लासेस भी रिन्यू हो गई। एग्जाम में आधा महीना बाकी था और मैं काफी थका हुआ था। एक दिन मैं घर पहुंचा और मिसेस फू को देखा। मुझे लगा कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि आंटी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन मिसेस फू हंस क्यों रही थी? मैं अंदर गया और देखा फूसिनान सोफे पर बैठा आंटी के पेट पर हाथ फेरते हुए एकदम खुश लग रहा था। क्या आंटी प्रेग्नेंट थी? मिसेस फू ने खुशी से कहा, सोई, तुम्हें एक छोटा भाई मिलने वाला है और सुफेन, तुम्हें भी। ये खुशी की बात छुपाई क्यों? आंटी ने अपने पेट को गर्व से सहलाया। मैं श्योर नहीं थी, लगा कहीं फॉल्स अलार्म ना हो, लेकिन मॉम इतनी अटेंटिव है, डॉक्टर को बुला लिया। फिर उसने मुझसे पूछा, वैसे सुली, इतनी गर्मी में वापस क्यों आया? मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस रूम में जाकर पढ़ाई करूंगा। मैं बिना कोई आंसू गिराए अपने रूम वापस गया। मिसेस फू और फुसिनान दोनों की नजरें अजीब थी। थोड़ी देर बाद आंटी मेरे कमरे में आई। सोए,
रोज आना जाना तुम्हारे लिए टायरिंग है, क्यों ना तुम भी रेजिडेंस में शिफ्ट हो जाओ। मैंने अंदर से मुस्कुराहट रोक कर कहा, ठीक है आंटी, मैं वीकेंड पर मिलने आऊंगा। आपको आने की जरूरत नहीं, कुछ चाहिए हो तो कॉल करना, टाइम पढ़ाई में लगाओ। मैं बहुत पहले से रेजिडेंस में रहना चाहता था, लेकिन आंटी को मेरे हाथों से सारे हैवी और डर्टी काम करवाना था, इसलिए वो हमेशा मना कर देती थी। लेकिन अब सब सेट था। वो प्रेग्नेंट थी और मैं उसके लिए बोझ बन चुका था। मैंने सामान पैक किया। आंटी ने मुझे सिर्फ एक डुआन दिया, बहुत कम। मैंने उसे गले लगाया और थोड़ा इमोशनल ड्रामा किया। आंटी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, रोज कॉल करूंगा। फूसिनन मेरे एक्टिंग से इरिटेट हो गया। उसने मेरे हाथ में 50,000 दुआन्स फेंक दिए। अब तुम बड़े हो गए हो, इंडिपेंडेंट बनो, हमें डिस्टर्ब मत करना। आंटी यह सुनकर चुप रही, बस अपने पेट पर हाथ फेरकर मुड़ गई। मेरे लिए इतना पैसा काफी था। मैंने एक्टिंग वहीं बंद कर दी। ये शायद आखिरी बार थी जब मैं उसे देख रहा था। अब से हाई सोसाइटी वाली लाइफ उसे खुद ही संभालनी थी। एलीट स्कूल की रेजिडेंस काफी लग्जूरियस थी। स्टूडेंट्स कम थे, इसलिए मुझे एक प्राइवेट रूम भी मिला। शिफ्ट होते ही मेरा कमरा रिच किड्स का सीक्रेट एडा बन गया। जब भी उन्हें पेरेंट्स से फ्रस्ट्रेशन होती, वो मेरे रूम में आ जाते। मैं उन्हें वेलकम करता। वो बदले में इम्पोर्टेड स्नैक्स और बिजनेस सीक्रेट्स लाते। फूसिनन के दिए 50,000 डुआन को मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, प्रीवियस लाइफ की यादों और मिलियनेयर किड्स की सीक्रेट इन्फो के साथ। एकदम श्योर शॉट गेम था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम तक मैंने लगभग 500,000 कमा लिया। मेरी कैपेबिलिटी देखकर सारे दोस्त भी अपना पैसा मेरे पास दे रहे थे मैनेज करने के लिए। उनका पैसा संभालना एक बहुत बड़ी इनकम बन गया। मैंने समर में बाहर एक फ्लैट लेने का प्लान बनाया, यूनिवर्सिटी कोर्सेज रिवाइज करने और मार्केट ट्रेंड समझने के लिए। यूनिवर्सिटी जाते जाते एक प्रॉपर कंपनी भी खोल सकता था, लेकिन कौन जानता था कि आंटी फिर मुसीबत में फंस जाएगी। मैं अपार्टमेंट देख रहा था, तभी उसका कॉल आया। डियर नेफ्यू, जल्दी इंपीरियल होटल पहुंचो, मुझसे वहीं मिलो, मुझे मदद चाहिए। मैंने कैजुअली पूछा, कैसे सीनियन का इंटरेस्ट तंग हिनलैंड से हटाऊं? मेरे दिमाग में तुरंत सवाल आया, वो फिर टंग जिंगलन के साथ कैसे जुड़ गया? आंटी रोते हुए बोली, मैं बड़ी हूँ, मुझे सीवियर नोजिया और ब्लीडिंग हो रही। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट आराम बताया है, लेकिन फ्यूसिनान को समझ नहीं आता। वो बार बार मुझे परेशान करता है। मैंने मन में सोचा, ये मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी की गलती है क्या? आंटी ने जारी रखा, मिसेस फाऊ ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया है। मेरी देखभाल के लिए एक्स्ट्रा लोग लगा दिए हैं। लेकिन कुछ ही दिन में फुसिनियन ने कंट्रोल खो दिया और तांग हिनलन के पास भाग गया। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो उसी के पास गया? आंटी बोले, किसी अननोन नंबर ने मुझे फोटोज और लोकेशन भेजी है। मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ने जा रही हूँ, जल्दी पहुंचो। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारा खर्चा बंद कर दूंगी। मुझे अब उनके पैसे की जरूरत नहीं थी। मैंने मोबाइल रख दिया और अपार्टमेंट में आखिरी टच दे रहा था। एजेंट ने कहा कि अगर मैं उसके साथ फ्लैट शेयर कर लूं तो सिर्फ हाफ रेंट देना पड़ेगा। जगह में 2 बेडरूम्स और 2 बाथरूम्स थे, जिससे हम एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने हाँ कहा, आंटी का फिर कॉल आ गया। मैंने उठाया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। बस फ्यूसिनियन और टंग जिनलन की हंसी और उनकी हरकतों की आवाज आ रही थी। लगता है मोबाइल उसके पर्स से गलती से लग गया था। फ्यूसिनियन की आवाज भरी हुई थी, हे आंटी लान, तुम अभी भी जबरदस्त मेंटेन्ड हो। तुम्हारी हालत सूफन से कहीं बेटर है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो बस खाती रहती है, एकदम फैट सील की तरह पड़ी रहती। उसको देखकर मुझे उल्टी आने लगती। अचानक आंटी गुस्से में चिल्लाई, फूसिनियन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और फिर सब तरफ कैओस फैल गया। फूसिनियन चिल्लाया, संसूफेन, तुम यहाँ कैसे आ गई? आंटी गुर्राई, तुम जैसे आदमी को मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? तुम तो बस एक काम वाली हो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मारूंगी, क्योंकि डिजर्व करते हो। आंटी चिल्लाई। अचानक आंटी दर्द से चीख उठी, आह मेरा पेट। फूसिनियन बोला, टियालान, तुम्हारे इतने बाल क्यों झड़ रहे हैं? फिर उसने आंटी को ऑलमोस्ट ड्रैग करते हुए कहा, चलो हॉस्पिटल अभी। आंटी फर्श पर बैठी दर्द से कराह रही थी। सिनियन, बहुत दर्द है, हमारा बच्चा। सिनियन ने कोल्ड टोन में कहा, ड्रामा मत करो। आंटी लान ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, तुम खुद जमीन पर जाकर बैठ गई। पहले मैं आंटी लान को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वापस आकर तुमसे हिसाब करूंगा। यहीं बैठकर सोचो। आंटी चीख रही थी, मैं सच में कह रही हूँ, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जवाब सिर्फ बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज थी। मैंने कोल्ड हंसी छोड़ी, कहा था ना मत जाओ। फिर फोन काट दिया और तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया। मैं सामान लेने कॉलेज हॉस्टल की तरफ भागा। कुछ देर बाद आंटी ने फिर कॉल किया, कहाँ मर गए तुम? मैं हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जा रही हूँ, आकर साइन करो। मैंने कामली कहा, मेरा अभी भी 1 महीना बाकी है 18 साल होने में, मेरा साइन वैलिड नहीं है। मिसेस फू को कॉल करो। वह गाली देने लगी। सब टंग जिनलन के पास भाग गए। मैं अबॉर्शन की सर्जरी करवा रही हूँ और किसी को परवाह भी नहीं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने शांत आवाज में कहा। आप लोगों ने ही कहा था कि मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने वही किया है। अब आप लोग फिर नाखुश हो। डॉक्टर ने फोन लिया, हालत बहुत क्रिटिकल है, बेहतर होगा कोई तुरंत हॉस्पिटल आए। मैंने सोचा, लगता है इस बार सच में आखिरी बार मिलने का मौका है। हॉस्पिटल पहुंचा तो आंटी अभी भी सर्जरी में थी। ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था और हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं था, इसलिए नर्स ने पूरे हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट किया, जिसका सेम ब्लड ग्रुप हो तुरंत डोनेट करे।
डॉक्टर्स को अंदर बाहर भागते देख मेरा दिमाग अचानक पिछले जन्म म्यांमार के डेज में चला गया। वहाँ भी मुझे झूठ पसंद नहीं था और मैंने आंटी को फोन करने की भीख मांगी थी। उसने कोल्ड टोन में कहा था, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तुम लोग बस पैसे निकलवाने आए हो। मेरी इतनी कीमती रेयर ब्लड, इसे बेचकर बहुत पैसा मिलेगा। उस दिन मुझे जमीन पर पटक कर बैग दर बैग खून निकाला गया। तब तक की दिल की धड़कन ऑलमोस्ट महसूस होना बंद हो गई थी। वह लोग मेरे रेयर ब्लड और ऑर्गन्स बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी मुझे समझ आया था आंटी असल में कैसी इंसान है। इसलिए इस लाइफ में मैंने उसे कभी बदला नहीं लिया, बस दूरी बनाए रखी। मेरी तरफ से हिसाब पूरा था। ऑपरेशन 4 घंटे चला। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। मिसेस फू आई। उसने मुझे कोने में बैठे देखा और हल्की सी तंज भरी हंसी छोड़ी। डॉक्टर बोला, पेशेंट ने खुद साइन करके यूटरस रिमूवल के लिए अप्रूव किया है। मिसेस फू ने ठंडी सांस ली। इससे चीजें आसान हो गई, मैंने मन में कहा। अफसोस इसे अपनी हाथों से खत्म नहीं कर पाई। कुछ देर बाद आंटी होश में आई। मुझे देखते ही गुस्से में चीखी, अब आई हो? जब मेरा बच्चा गया था तब कहाँ थी? मैंने काल्म वॉइस में कहा, रुको, कोई लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने दरवाजा खोला। आंटी ने सर घुमाया। अजय पाप, फैमिली लॉयर अंदर आया और बोला, मिसेस सन, मैं यंग मास्टर फू की तरफ से डिवोर्स पेपर्स लाया हूँ। आंटी चीख पड़ी, ये मिसेस फू की चाल है या सिनियन की? लॉयर बोला, डिसीजन मिसेस फू का है, लेकिन यंग मास्टर ने साइन कर दिया है। आंटी रोते हुए चिल्लाई, वो कहाँ है? मेरे सामने आए। मैंने कहा, टैंग हिनलान के कमरे में है। पूरी फू फैमिली उसी को पैम्पर कर रही है। तुम्हारा कोई बाल भी नहीं छू सकता वहाँ। तुम सोचती हो सिनियन वापस आएगा? इम्पॉसिबल। मिस्टर और मिसेस फू सिर्फ अपने फायदों के लिए सोचते हैं। तुम लोग तो बस पॉन हो। आंटी ने फॉर्म फेंक दिया। उसको बुलाओ। उसने कहा था कि वो जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। मिसेस फू अंदर आई ठंडी हंसी के साथ। मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि वो मुझे जिंदगी भर मानेंगे। मेरे बेटे ने भी कहा था कि वो मुझसे हमेशा प्यार करेगा। और क्या हुआ? सब बदल जाते हैं। उसने चेक निकाला। लो, 1.5 मिलियन ले लो। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी चल जाएगी। बस साइन कर दो। आंटी फूट फूट कर रोने लगी। नॉवेल में तो हमेशा मेल लीड आखिर में वापस फीमेल लीड के पास आता है। सिनियन भी लौटेगा, मुझे ढूंढेगा। मिसेस फू थक चुकी थी। फाइन, फिर लीगल वैसे ही करेंगे। वो और लॉयर निकल गए। मैं आंटी के पास गया। अगर सच में चाहते हो कि वो पछताए और वापस आए तो पहले डिवोर्स साइन करना पड़ेगा। अगर तुम चिपकी रहोगी तो वो दूर कैसे जाएगा? आंटी गुस्से में मुझे मारने दौड़ी। मैं पीछे हट गया। उसका हाथ हवा में रह गया। कुछ नहीं कर पाई तो घमंडी आवाज में बोली, डैडजेट, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, जाओ उसके सामने घुटनों पर गिरकर भीख मांगो, क्राई करो, फू फैमिली के गेट पर ड्रामा करो, जो करना पड़े करो। तुम्हें हर हाल में उसे मनाना ही पड़ेगा। मेरे बिना तुम सोचते हो कि एलीट स्कूल में घुसने का 1% चांस भी मिलता? मैंने उसके हाथ वापस हॉस्पिटल बेड पर रखे। चीजें उलटी नहीं होंगी। अगर उस वक्त तुमने ड्रामा नहीं किया होता तो मिसेस फू के पास तुम्हें गायब करने के 100 तरीके थे। रोमांटिक ड्रामास देखना बंद करो। तुम तो बस एक साइड कैरेक्टर हो जो जल्दी मर जाता है। लेकिन जब तक तुम डिवोर्स पेपर साइन नहीं करते तुम टिक सकती हो। केयर टेकर का खर्चा उठाना उनका जिम्मा है। हॉस्पिटल से निकलते ही मैंने सुना वो पीछे से चिल्ला रही थी, सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे उस वक्त रोका क्यों नहीं? मैंने रोका था। इस जिंदगी में मैं उसके लिए अपनी लाइफ फिर बर्बाद नहीं करूंगा। हॉस्पिटल के बाद मैं स्कूल गया और अपना सामान नई जगह शिफ्ट किया। वहां से निकलते हुए मैंने लियू रुयान को देखा। वह बोली, तुम ओनर नहीं बनोगे। लियू रुयान मुस्कुराई। ये घर मैंने पिछले साल के न्यू ईयर गिफ्ट वाले पैसे से खरीदा है। बेड, सोफा, वाटर हीटर सब नया है। अगर कुछ पसंद नहीं आए बता देना। मैं उसके करीब गया और उसकी आंखों में देखा। लियू रुयान, तुम्हें पसंद आया? उसका चेहरा लाल हो गया। तुम मुझे पसंद हो, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम मुझे चिंता देते हो। मैं तुम्हारी केयर करना चाहती। मैंने हल्की सी स्माइल दी। थैंक्स, लेकिन अगले 10 साल मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। मैं बस पढ़ाई, अपनी कंपनी और पैसा कमाने में लगूंगा। रिलेशनशिप मेरी प्रोडक्टिविटी मार देगा। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया और तुम उस वक्त सिंगल हुई। लियू रुयन ने नर्वसली निगल लिया। तुम मेरे साथ रहोगे? मैंने सिर हिलाया। जो भी मुझे प्रपोज करेगा उन सब में से मैं सबसे सूटेबल इंसान चुनूंगा। मैरिज भी उसी वक्त होगा जब मैं उसे सही समझूंगा। वो मुझे क्रूअल समझ रही थी, लेकिन ये मेरा प्लान था और मैं इसे बदलूंगा नहीं। सॉरी, बस इतना ही कह सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। उसने मुझे रोका। सोई, मैं ये घर तुम्हें रेंट पर दे रही हूँ। हाफ रेंट लो। इसे एक दोस्त की हेल्प समझो। हम दोनों मेहनत करेंगे और पीक पर मिलेंगे। वो मेरे साथ नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी उसने आधा रेंट ही लिया। रिजल्ट वाले दिन मेरे रिच दोस्त वीडियो कॉल पर जबरदस्ती ले आए ताकि सब साथ में देखें। सबके आसपास उनकी फैमिलीज थी, बस मैं अकेला था। शायद इसी वजह से वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हम साथ देखें। उन्हें डर था कि मुझे कोई कंसोल करने वाला नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर फू के पब्लिक इंसल्ट के बाद मैंने अपनी मार्क्स जानबूझकर लो रखी थी ताकि इन रिच लोगों की इज्जत बची रहे, और उन्होंने इसे मेरी गिरती परफॉर्मेंस समझ लिया। लियो रुयन सोचती थी मैं अपनी आर्ट की वजह से सैड हूँ। मैंने माना भी नहीं किया क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉयर थे। रिजल्ट देखते ही मैंने ब्लैंक टेबल देखी। जैसा एक्सपेक्टेड था मैं शांत रहा। सब मुझे कंसोल करने लगे। मैंने सिर नीचे किया और हंस दिया। अब एक्ट करने का कोई सेंस नहीं था।
मैंने उन्हें ब्लैंक रिजल्ट शीट दिखाई। सुई, तुमने नाम डालना भूल गए क्या? एम्प्टी क्यों है? मिस्टर फू पास आए और उन्होंने लियू रोयन के सिर पर हल्का टैप मारा। बेवकूफ, सुई दुनिया के टॉप 20 में आया है, तुम उसे कभी छू भी नहीं पाओगे। सबके चेहरे शोक में फ्रीज हो गए। 1 सेकंड बाद मेरा फोन एक्सप्लोड हो गया। हर तरफ से मैसेजेस। वीडियो कॉल बंद की। उसी दिन 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मुझसे मिलने आ गए। ऑलरेडी मेरा टारगेट क्लियर था, तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं। रात तक मेरा दिल तेज चल रहा था। सक्सेस एक कदम और पास था। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की आवाज से उठा। आंट की मीठी आवाज थी। सुई, हे, तुम्हारी चाची तुम्हें याद कर रही है। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। लगता है उसे पता चल गया कि मैं प्रेस्टीज कॉलेज में घुस गया। मैंने फ्रेंड्स से बोला था सीक्रेट रखना। उन्होंने बिट्रे कैसे किया? मैं बोला, जो बोलना है फोन पर बोलो। वो बोली, कुछ नहीं, बस याद कर रही थी। होटल डुंगुन आ जाओ, इस प्राइवेट हॉल लिया है। मैं आखिरकार चला गया। प्राइवेट हॉल में पहुंचते ही आंटी व्हाइट बाल, कमजोर चेहरा और आंटी टाइप एक्सपेंसिव कपड़े पहने बैठी थी। पुरानी सी 2 ज्वेलरी पीसेस भी थी जो वो पहले कभी नहीं पहनती थी। वो भागकर मुझे गले लगी। सुई, तुम्हारी आंटी अब सुधर गई है। बस तुम ही हो जो सच में मेरी परवाह करते हो। मैं फ्यूजन को डिवोर्स कर रही हूँ। उसके बाद हम दोनों 1.5 मिलियन लेकर विदेश चलेंगे, जहाँ तुम चाहोगे। ये वही वर्ड्स थे जिनके लिए मैं पिछली लाइफ में तरसा था, लेकिन अब उनका मुझ पर 1% असर भी नहीं पड़ा। मैं वॉशरूम गया, पानी लिया, वापस आया और फोन में लगा रहा। वो बार बार मुझे खाना सर्व कर रही थी। देखो कितने पतले हो गए हो, फोन छोड़ो और खाओ। मैंने भी उसे खाना सर्व किया। आंटी तुम भी खाओ। वो हंसी। मुझे भूख नहीं, ये सब तुम खाओ। मैंने चॉपस्टिक रख दी और बोला, आंटी तुम सच में बदल गई हो। पहले अगर अच्छा खाना होता, तुम हमेशा पहले खुद खाती थी और कहती थी औरत को पहले खुद स्ट्रांग होना चाहिए, तभी दूसरों का ख्याल रख सकती है। अजीब सी खामोशी में मेरी आंटी मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। मैंने गर्दन नीचे की ओर बोला, आंटी बहुत गर्मी हो रही है, क्या इस कमरे में एसी ऑन नहीं है? आंटी ने राहत की सांस ली और मेरे पास आई। शायद बंद है, चलो ऊपर चलते हैं, ठंडा मिलेगा। मैंने उसे हल्का सा पीछे धकेला। क्या किया तुमने? आंटी आगे बढ़कर मुझे पकड़ने लगी। सोए, तुम्हारी आंटी ही तुम्हारी अकेली फैमिली है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? फुसिनान ने कहा है, अगर तुम उन रिच औरतें को खुश रखोगे और डील पक्की करा दोगे तो वो मुझे अच्छा रिवॉर्ड देगा। मैं पहले ही समझ चुका था कि ये सब अच्छा नहीं होने वाला। उसकी जुबान से ये सब सुनकर दिल खाली सा हो गया। मेरी अपनी आंटी एक मर्द के लिए मुझे आग में फेंकने को रेडी थी। मैं चिल्लाया, तुमने मुझे डर दिया, मैं अभी एडल्ट भी नहीं हूँ, तुम इंसान हो भी। आंटी ने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। धीरे बोलो, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो कौन जानेगा? मैंने आंखें तरेरी। क्या मैं पागल हूँ? मुझे पता है ली रुयन जैसी बड़ी हेरस भी यहाँ है। तभी फुसिनीन गुस्से में कमरे में घुसा। इतनी देर क्यों लगा दी? खाना खा लिया इसने? आंटी बोली, हाँ खा लिया। वो बोला, डजंट मैटर, बस मुझे सौंप दो। आंटी ने बिना हिचक मुझे उसकी तरफ धक्का दे दिया। फुसिनियन, तुमने प्रॉमिस किया था, इसके बाद तुम तांगिन को छोड़ दोगे, मुझे चीट मत करना। वो ठंडेपन से बोला, दिस इजंट योर बिजनेस एनीमोर। वाह, क्या आंटी है मेरी। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे टेबल पर दे मारा और उसके मुंह में वही ड्रग वाला खाना ठूंस दिया। फूसिनियन कुछ समझ ही नहीं पाया और कई निवाले निगल गया। वो हड़बड़ाकर बोला, आई गॉट ट्रिक्ड। आंटी ने डर कर कहा, मैंने तो इसे खाते नहीं देखा। मैंने कुर्सी पर रखे कपड़े उठाए और उसमें लगी माइक्रो कैमरा निकाल ली। मैंने पूरा प्लान रिकॉर्ड किया है और मैं सिर्फ वही हिस्सा खाया था जिसमें ड्रग नहीं था। अब दोनों जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। वो कैमरा छीनने के लिए मुझ पर झपटा। तुमने मुझे फंसाया है। मैं हट गया और उसी वक्त ड्रग का असर उस पर शुरू हो गया। वो जमीन पर ढेर हो गया। हाँ, जाल पहले तुमने लगाया था। फूसिनियन ने आंटी पर चिल्लाया, उसे रोक, अगर पुलिस को पता चला तो तू ही जेल जाएगी। आंटी ने पर्स से चाकू निकाला। दी दे वो चीज। मेरे दिल में एक झटका लगा। वो मेरे साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी। मैंने कैमरा उसके हाथ में थमा दिया, लेकिन आंटी ने अचानक मुड़कर वो चाकू फुसिनियन को दे दिया। ले, मैंने उसे छीन लिया। फुसिनियन लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, सुई, अगर तूने बाहर एक भी वर्ड बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल आया। उसी समय बाहर पुलिस सायरन्स बज रही थी। मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो पुलिस के ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दिया था, ऑनलाइन रिपोर्ट, क्योंकि केस एक माइनर को लेकर था। ये एक बड़ा अपराध था। मैं इस साल का टॉप रैंक स्टूडेंट भी था। मीडिया, पुलिस, स्कूल सब मेरी साइड में थे। फू फैमिली की छवि बर्बाद हो गई। कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लगे। सेमेस्टर शुरू होने तक पूरा तूफान खत्म हो चुका था। फू फैमिली दिवालिया होने के कगार पर थी और मेरी कंपनी स्मूथ चल रही थी। मेरे कॉन्टैक्ट्स और मेरी बैकग्राउंड सिंपैथी ने मुझे टॉप पोजीशन तक पहुंचा दिया। फुसिनियन ने कई बार मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार उसे आसानी से मात देता गया। पहली हियरिंग में मैंने अपनी आंटी को देखा, थकी हुई, बाल बिखरे, चेहरे पर दाग धब्बे। मुझे देखकर उसने रोकर कहा, सुई, गलती हो गई, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। कौन न्यूपा अपनी आंटी को जेल भेजता है? उसकी हालत देखते ही मुझे म्यांमार वाली अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था और उसने कभी पुलिस नहीं बुलाई थी। मैंने सोचा, मैं तो दया वाला इंसान हूँ, कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। अंग निकालकर जिंदा दफन नहीं की जाएगी जैसे पिछली बार।
मैंने जज की तरफ देखकर दुखी सा एक्सप्रेशन दिया। ऐसी आंटी भी नहीं होती जो अपने न्यूफ्यू को ड्रग देकर डील्स करे। इमोशनल कार्ड अब काम नहीं कर रहा था। फूसिनियन और आंटी ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। अंत में आंटी को 3 साल की सजा हुई। फूसिनियन लगातार ब्लेम शिफ्टिंग करता रहा और उसे 1 साल मिला। 1 साल बाद आंटी जेल से बाहर आई। फू फैमिली का बिजनेस गिर चुका था। मेरी कंपनी टॉप पर थी, उनकी पहुंच से बहुत ऊपर। फूसिनियन अब बदले की आग में जलते हुए बस इवेंट्स में मुझे गालियां दे सकता था। तूने मुझे जेल भेजा। तू रिच आंटीज के पैसे से कंपनी खोलता है। कितनी खोली? बोल। मैंने बस गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड बोला, सपना देख रहे हो? हमारी प्रेसिडेंट सु की वर्थ देखकर हम तुम्हें पीट भी दें तो जुर्माना दे सकते हैं। मिस्टर फू आया और उसने फुसिनियन को घसीटते हुए कहा, शर्म करो, अब्रॉड जाओ अभी। अगर तुम मेरा इकलौता बेटा ना होते मैं तुम्हें छोड़ देता। उसी रात उसे विदेश भेज दिया गया और तब से मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। फू फैमिली का हाल दिन ब दिन बिगड़ता गया, पर मैंने कभी मूव नहीं किया। पता नहीं किसने किया। जब मेरी जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हुई, लोग मेरे बारे में सिर्फ 2 ही बातें जानते थे। पहली, कि मैं डेंजरसली फास्ट ग्रो कर रहा हूँ, और दूसरी, लोग कहते थे सू का 10 ईयर प्लान, वो बंदा कुछ अलग ही आग है। बाहर कोई मुझे सामने से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। सोशल इवेंट्स पर बस पोलाइट मुस्कान, औपचारिक बातें और दूर से सम्मान। बुजुर्ग मजाक में कहते, हमें कुछ साल और जीना होगा, देखना है आखिर ये लड़का किसे चुनता है। मेरी ग्रेजुएशन के दिन उसी सुबह मेरी सब्सिडियरी कंपनी स्टॉक मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हुई थी। ओपनिंग सेरेमनी खत्म करके मैं अपना ग्रेजुएशन गाउन पहनकर प्रोफेसर के साथ फोटो लेने जा रहा था। तभी अचानक कोई मेरी गाड़ी के सामने कूद पड़ा। मैंने तुरंत ब्रेक दबाकर उसे टक्कर से बचाया। मैंने विंडो नीचे की। क्या इश्यू है? मरना है क्या? फेक एक्सीडेंट बनाना चाहता है? वो धीरे धीरे मेरी विंडो के पास आया। मेरी आंटी, पूरी तरह सफेद बाल, चेहरे पर 2 गहरी कट वाली निशान, इतनी बूढ़ी और टूटी हुई कि अगर उसने खुद नहीं बोला होता तो मैं पहचान भी नहीं पाता। मैंने ठंडी नजरों से कहा, ओह, जेल से बाहर आ गई तुम। वो हंसी जैसी टूटी आवाज में बोली, हाँ, निकल आई। तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। लगता है डेस्टिनी ने तुम्हारे साथ अच्छा खेला है। ये गाड़ी बड़ी महंगी है ना? दरवाजा खोलो, अंदर बैठना चाहती, थोड़ा आराम कर लो। मैंने लॉक तक नहीं खोला, सिर्फ उसे देखा, बिना किसी इमोशन के। तुम भूल गई क्यों अंदर गई थी? दूर हटो, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और सेरेमनी खत्म होने से पहले वहां से निकल गया। दोपहर को मेरी सेक्रेटरी का कॉल आया। प्रेसिडेंट सू, एक औरत आपकी कंपनी के मेन गेट पर लेट गई है। कहती है कि वो आपकी आंटी है और वह जाने से इनकार रही है। अब उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसे, ना घर, ना रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। और मेरी कंपनी की रेपुटेशन, वो मेरे लिए सेक्रेट थी। मैंने सेक्रेटरी से बस एक लाइन कही, किसी का इंतजाम करने में मेरी मदद करो। कंपनी के गेट पर भीड़ इकट्ठा थी। मैं आगे बढ़ा और आंटी के पास खड़ा हो गया। चलो मेरे साथ अंदर। वो तुरंत उठ खड़ी हुई, पतली, थकी हुई, ऑलमोस्ट ब्रोकन। मेरे प्यारे नेफ्यू, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तुम सच में अच्छे हो। मैंने कुछ नहीं कहा, उसे चुपचाप ऑफिस ले गया। आंटी हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गई हो। हाय, ये ऑफिस तो फुसिनियान वाले से भी क्लासी है। सुई, तुम्हारी टोटल नेटवर्थ कितनी है? मैंने एक हाथ से ठुड्डी को टच किया और शांत आवाज में पूछा, अभी भी फुसिनियन के बारे में सोच रही हो? दबंग सीईओ को अपनी क्रिमिनल एक्स लवर से प्यार हो जाता है, क्या यही है वो फैंटेसी? आंटी ने सिर झुका लिया और बोली, सिनियन मर गया, मिसेस फू ने बताया। विदेश भेजते ही उसे इन्फेक्शन हो गया था। 2 दिन भी नहीं चला। और सबसे मजेदार बात, टैंग जिंगलन, उसे पता ही नहीं था कि वो इन्फेक्टेड है और वो उसे ढूंढने गई और सुना है वो भी मर गई। ट्रू कर्मा। फिर आंटी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। सॉरी, जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया था सब मर चुके हैं, क्या हम फिर पहले जैसे हो सकते हैं? मैं हंसा, वो भी ताना मारने वाली मुस्कान। उन्होंने नहीं, तुमने मुझे हर्ट किया था। आंटी की आंखें भर आईं। 3 साल जेल में गुजारकर उसकी एक्टिंग और डेंजरस हो चुकी थी। इतनी बड़ी कंपनी और मैं सड़क पर भीख मांग रही हूँ। तुम्हारा दिल नहीं पसीजा? तुम्हारी आंटी हूँ मैं। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। चेहरे के दाग उसे और भी खतरनाक बना रहे थे, जैसे अगर मैंने नो कहा तो वो यही ड्रामा शुरू कर दे। मैंने हल्की मुस्कान दी। फैमिली, फैमिली में हमेशा माफी की गुंजाइश होती है ना? उसी वक्त इंटरकॉम बजा। प्रेसिडेंट सू, यंग प्रेसिडेंट लियू आ गई हैं। लियू रुयन, मेरी ही उम्र, उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, और अगले साल अपनी फैमिलीज सब कंपनी संभालने वाली, हाई टियर बिजनेस वर्ल्ड की फ्यूचर क्वीन। मैंने काल्म आवाज में कहा, सेंड हर इन। फिर आंटी की तरफ मुड़ा, रेस्ट रूम में जाओ, वार्डरोब में क्लोथ्स हैं, नहाने या सोने की जरूरत हो तो कर लेना, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आई है। आंटी ओबीडियंटली अंदर चली गई। लियू रुयन अंदर आई, कॉन्फिडेंट वॉक, शार्प सूट और वो मैच्योर एलिगेंस जो पहले नहीं थी। मैंने उसे रेस्ट रूम की तरफ जाते देखा। मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और उसे विंडो के पास ले गया, जानते हुए कि आंटी अंदर से कान लगाकर सब सुन रही होगी। मैंने उसके कॉलर को स्ट्रेटन किया और क्लोज लीन करके पूछा, क्यों आई हो? किसे ढूंढ रही हो? इफ यू केम फॉर मी, वो कामली बोली, तुम्हें पता है मैं किसे ढूंढ रही हूँ? तुम्हारे आंटी के एक्स लवर को, क्योंकि मुझे लगा वो जेल से बाहर आने वाली है। लगता है हमारे सोचे हुए प्लान्स मिलते हैं।
मैंने उसका चेहरा देखा, बहुत मैच्योर, बहुत कंपोज्ड। प्रेसिडेंट लियो, दिस टाइम यू रियली गॉट अ बिग विन। मैंने खुद को तुरंत नॉर्मल किया। लियो ग्रुप वाला लैंड चाहिए, ले लो। मेरे साथ कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं। वो डिसअपॉइंटेड लगी। अजीब है, तुम खुद मुझे शर्ट ठीक करने का चांस दे रहे हो, पहले तो इतना क्लोज आने नहीं देते थे। मैंने आंखें घुमाई। टर्म होपलेस रोमांटिक हो, किसी को क्या नहीं पता। तुम्हारी मॉम भी ऐसी ही थी। जब से उनकी डेथ हुई तुमने किसी को पास नहीं आने दिया। तुम आज तक अकेली हो। दैट्स लॉयल्टी, दैट्स रेयर। मैं उसकी बातों से बचने के लिए बोला, तुम फिर से फ्लेक्स कर रही हो मुझ पर। वो हंस दी। तभी आंटी रेस्ट रूम से बाहर आई, मेरे घर के क्लोथ्स हाथ में लिए हुए। सुई, यहाँ तो बहुत अच्छे आउटफिट्स हैं। ओह, ये तो प्रेसिडेंट लियो की बेटी है ना? अब समझ आया तुम इतना सक्सेस कैसे हुए। उनकी मदद मिल गई होगी ना? मेरा चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। बस करो, प्लान्स मत बनाओ। प्रेसिडेंट लियो बिजी है, डिनर के लिए टाइम नहीं है। लेकिन आंटी आगे बढ़कर लियो रुयान का हाथ पकड़ लेती है। कैसा प्लान? घर का खाना किसी होटल से बेटर होता है। तुम दोनों आओ ना, मैं 2 स्पेशल डिशेस बनाऊंगी हमारी ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। छोटी लियो, बताओ प्रेसिडेंट लियो के पास कब टाइम है? जैसे ही पता चले मुझे नोटिफाई कर देना। मैंने अपनी आंटी का हाथ हटाया और लियो रुयान को इशारा किया। फैमिली में अभी बहुत कुछ बात करनी बाकी है। इतनी जल्दी इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? मेरे कुछ पेंडिंग काम है, मैं निकल रहा हूँ। आंटी का चेहरा बिगड़ गया, जैसे मुझे डांटने ही वाली थी। पर तभी मैंने अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर लिया। आंटी फिर एकदम खुश हो गई। सेक्रेटरी, मेरे लिए होटल टल के सारे स्टार डिशेस वाला पूरा बैंक्वेट अरेंज कर दो और उसे सीधे मेरे घर भेजो। आंटी ने चमकती आंखों से कहा, सुना है वो जगह बहुत हाई क्लास है, सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ खाना। मैंने कहा, एग्जैक्टली, आज हम सब बातें क्लियर करेंगे आफ्टर वर्क। मैं आंटी को घर ले आया। एम्प्लॉय ने खाना लगा दिया था और मैंने उसे लंबी छुट्टी दे दी। आंटी आते ही सीधे मेरे ड्रेसिंग रूम में चली गई। तैयार होकर मेज पर बैठ गई। हे हिस्सोई, क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हारी आंटी में अभी भी चार्म बचा है? वो अपने बाल ठीक करने लगी। वो प्रेसिडेंट लियो के पास कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसे केयर करे, वार्मथ दे। तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। जब मैं फ्यूचर में मिसेज लियो बन जाऊं तो मैं भी तुम्हें खूब हेल्प करूंगी। मैं हल्का मुस्कुराया। प्रेसिडेंट लियो तो उसके लिए कम थी ही। मैंने तो उसके फैंटेसी नॉवेल जैसा पूरा सेटअप तैयार कर दिया था। डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट फॉल्स इन लव विद हर एक्स कन्विक्ट वाला सीन, वो बस आने ही वाला है। मैंने कहा। आंटी चौंक गई। सच में? वरी मत करो, वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन एक बात साफ, ज्यादा शोर मत करना। भले मेरा घर इंडिपेंडेंट शलेट है, लेकिन पड़ोसी तो हैं। आंटी ने बेपरवाह हाथ हिलाया। जब केमिस्ट्री होती है तो कौन कंट्रोल कर सकता है? मैंने कहा, खाना ठंडा हो रहा है, ईट, वेस्ट मत करो। लेकिन आंटी एक्साइटमेंट में पूरे 2 कौर भी नहीं खा पाई। वो भागकर फिर मेकअप ठीक करने, नहाने और फेस मास्क लगाने चली गई। ठीक तभी डोरबेल बजा। मैंने दरवाजा खोला। लगभग 20 साल से मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसकी इमेज मेरे दिमाग में हमेशा जमी रही थी। वो बूढ़ा, बहुत पतला, सिक्योरिटी गार्ड वाली यूनिफॉर्म में, और चीक्स धंसी हुई। लियो रुयान ने बताया था कि वो अब रिहैब में है, अल्कोहल नहीं पीता। 2 साल पहले उसे लिवर कैंसर का अंतिम स्टेज मिला था। पेन ने उसका सारा गुस्सा खत्म कर दिया था। अब कोई उसके मेडिकल बिल्स दे दे तो वो किसी का भी गुलाम बनने को तैयार था। मुझे देखते ही वो उसी पुराने नजर से देखने लगा जैसे पहले करता था, सारा स्क्रूटनी भरा हुआ। कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट बन जाओगे? हमारे पुरखे प्राउड होंगे। बोलो, आखिर तुम किसकी साइड हो? मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अगर कोई आंटी को डराता है तो मुझे ही फायदा। मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स पे करूंगा ताकि तुम्हारे आखिरी दिन आराम से जाए। तुम बस आंटी का ध्यान रखना, जैसे पहले रखते थे। कल मैं तुम दोनों की दोबारा शादी करा दूंगा, फैमिली फिर से रिनाइट हो जाएगी। वो ठहाका मारकर हंसा और बड़े कदमों से अंदर घुस गया। मेज पर खाना देखकर कटोरा उठाया और खाने लगा। आंटी हिलती डुलती बाहर आई। सोई, कोई आया है क्या? तुम इस मैंने साइड से मुस्कुरा कर कहा। सरप्राइज आंटी। मैंने अंकल को ढूंढ लिया। आंटी ने मुझे उंगली दिखाकर गालियां दी। इतनी मुश्किल से मैंने इस कचरे जैसे आदमी से डिवोर्स लिया था, तुम उसे फिर क्यों लेकर आए? मर्द हमेशा पहला ही अच्छा होता है। मिस्टर लियू तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखेगा। वो फैंटेसी दिमाग से निकाल दो। ये सुनते ही अंकल, जो मिस्टर लियू के नाम पर ट्रिगर्ड था, चिल्लाया, घटिया औरत, अब भी अपनी घिसी पिटी आदत नहीं छोड़ी? हर किसी पर लाइन मारती रहती हो। उसने पास पड़ा एक फ्लावर वेज उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। आंटी ने बस थोड़ा सा बचाव किया, लेकिन हील्स में फंसकर गिरने लगी। अंकल ने उसके बाल पकड़ लिए और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। आंटी भी पूरा जोर लगाकर चिल्ला रही थी, इडियट, क्या मैं चुप बैठूंगी जब तू मुझे हाथ लगाएगा? ये सब घर के अंदर हो रहा था। मेरे सारे कीमती सामान एम्प्लॉई पहले ही सुरक्षित रख चुकी थी। जितना तोड़ना है तोड़ने। मैंने पहले ही सारे पड़ोसियों को बता दिया था कि घर में रेनोवेशन चल रही है, थोड़ा नॉइज होगा, और वो मान भी गए थे। मैं बैल्कनी में बैठ गया, एयरपोर्ट्स लगा लिए और अंदर के सारे क्योस को म्यूट कर दिया। आखिरकार जब बैटल आंटी के घुटनों पर गिरकर माफी मांगने पर खत्म हुई। उन दोनों की रिकॉन्सिलेशन मैरिज बहुत सिंपल थी। मैंने शहर के बाहर एक आइसोलेटेड घर खरीद दिया जहां वो किसी को परेशान न कर सकें। अंकल के रेगुलर मेडिकल चेकअप का अपॉइंटमेंट सेट कर दिया और उनके लिए सामान भेजने वाले भी रख दिए। बाकी उनसे मुझे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ एक चीज अंकल से कही,
अगर आंटी ने भागने की कोशिश की या मेरे पास आई, तुम्हारी दवा बंद कर दूंगा। अंकल ने अगले ही दिन कमरे पर ताला लगा दिया और आंटी को अंदर बंद कर दिया। वो दिन भर चिल्लाती रहती, लेकिन अंकल बेपरवाह। जब नॉइज ज्यादा लगता तो उसे मार देता। आखिर एक दिन आंटी ने चिल्लाना बंद कर दिया। अंकल ने उसके हाथ पाँव में आयरन कफ्स डाल दिए और उसे कमरे और आंगन की सफाई पर लगा दिया। उनकी जिंदगी यही नॉर्थ म्यांमार स्टाइल में चलती रही, जब तक एक दिन अंकल बीमारी से मर नहीं गया। आंटी को लगा कि वो अब आजाद हो गई, लेकिन किससे पता था, मैंने उसे उसके उन्हीं कफ्स के साथ सीधा एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया। वो बार्स के पीछे खड़ी चिल्लाई, मैं पागल नहीं हूँ सुई, तुम जानते हो मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने बार्स के पीछे से कहा, आंटी ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें लव ऑब्सेशन मेंटल डिसऑर्डर है और तुम्हें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए। यहीं आराम से रहो, जब मुझे समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं मुड़ने लगा तो वो चीखने लगी, सोई मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। मैंने उसका सूखा बूढ़ा चेहरा देखा और फिर अपनी पिछली जिंदगी के 10 साल के नरक को याद की। आंटी तुमने पूछा था कि उस टाइम मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका था। हाँ, मैंने पिछली जिंदगी में कोशिश की थी। मैंने तुम्हें रोक लिया था जब तुम फुसिनान के पीछे भागने वाली थी, और नतीजा ये निकला कि तुम्हारी जगह टांग जिंगलन चली गई। फुसिनान ने उसी से शादी कर ली और तुम अपनी हाई सोसाइटी वाली फैंटेसी पूरी न कर पाई तो तुमने मुझे नॉर्थ बर्मा भेज दी। वहां मैंने हर तरह की टॉर्चर झेली। जितना भी मैं तुमसे मिन्नतें करता रहा, तुमने कभी मेरी मदद नहीं की। 10 साल की नर्क वाली लाइफ जी और अंतिम में मेरे ऑर्गन्स तक बेच दिए गए, जिंदा दफना दिया गया। इस बार तो मैंने तुम्हारे साथ काफी दया दिखाई। डॉक्टरों की बात मानो, ओबे करोगी तो वो ठीक से ट्रीट करेंगे, वरना अगर तुमने उन्हें चैलेंज किया तो सुना है उनके तरीके नॉर्थ बर्मा जैसे ही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ताई चिल्लाई। चाहे तुम रीबॉर्न हो गए हो, इस जिंदगी में तो मैंने तुम्हें नॉर्थ बर्मा नहीं बेचा। मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा और पूछा, और वो कौन थी जो मुझे पीटती थी? कौन थी जिसने अपना बच्चा होते ही मुझे छोड़ दिया और जब उसका बच्चा नहीं रहा? कौन थी जिसने मुझे ड्रग्स देकर दूसरे लोगों को सौंपने की कोशिश की? अगर उस दिन मैं सच में वो दवाई पी लेता, अगर मैं तुमसे रोता गिड़गिड़ाता, क्या तुम सच में मुझे माफ कर देती? उसने बिना एक सेकंड सोचे कहा, बिल्कुल, तुम मेरे भतीजे हो। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी फेक मासूमियत को देखना भी नहीं चाहा। तो थोड़ा सच्चाई से याद कर, उस टाइम तुमने क्या किया था? वो पीछे से लगातार मेरा नाम पुकारती रही। मैंने फिर से ईयरफोन लगा लिए। आंखें जो देखती नहीं, दिल जो महसूस नहीं करता। अब मैं सिर्फ अपनी लाइफ और अपने करियर को उठाने पर फोकस कर सकता हूँ। मैं कैलकुलेटिव भी हूँ, बोल्ड भी। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मैं सबसे पहले कूदता हूँ। पहला रीजन, मैं यंग हूँ, हार भी जाऊं तो संभल जाऊंगा। दूसरा रीजन, मुश्किलों को फेस करने की गट्स है। 4 साल से भी कम में मेरा बिजनेस हर इंडस्ट्री में फैल चुका है। मेरे एसेट्स अब साई से 2 गुने हैं और मैं आज की डेट में सबसे यंग टाइकून बन चुका हूँ। जो बड़े लोग पहले मुझे छोटी सुई कहते थे, अब मुझे देखते ही बोलते हैं, ये लड़का रुकता ही नहीं। लड़कियां तो प्रोजेक्ट्स देखकर ही एक दूसरे को पछाड़ने में लगी रहती। मुझे भी पता है कि मैं आज जहाँ हूँ वो सब अकेले पॉसिबल नहीं था। मनी कभी खत्म नहीं होता, बट रिश्तों के दरवाजे अगर बंद कर दो तो रास्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कमाई छोड़ सकता हूँ, पर रास्ते नहीं। 10 साल का मेरा पूरा प्लान पूरा हो चुका था और मेरे सामने वही खड़ी थी, लियू रुयान। 10 साल में उसने एक दिन भी स्लैक नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि वो मुझसे पीछे न रह जाए। और इसी बहाने उसने मेरी सारी कंपेटिटर लड़कियों को भी रास्ते से हटाए रखा। मुझे कहते हैं द अनटायरिंग, उसे कहते हैं दी मैच मेकर अनटायरिंग, क्योंकि वो मेरी हर लव इंटरेस्ट को किसी और से मिलवा देती थी। बाद में तो वो इतनी फेमस हो गई कि जिन्हें मैं पसंद नहीं भी आता था, वो भी जानबूझकर मुझसे फ्लर्ट करने आते हैं ताकि वो उनको देखे और उनकी मैचिंग कर दे। प्रेसिडेंट लियो अक्सर मजाक करता, अब तो जाग जाओ और मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो। इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारी राइवल्स की शादी कराने में खराब हो रही है। आज उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट कटे हुए, एक नीट लो पोनीटेल में बंधे हुए थे। सॉफ्ट भी लग रही थी और कॉन्फिडेंट भी। उसने मुझे फ्लावर्स दिए। ग्रेट प्रेसिडेंट सू, मुझे ऑनर है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूं। अब मेहनत करके प्रूव करो, अगर अच्छा किया तो एक्सेप्ट कर लूंगा। लियू रुयन स्टंड रह गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने एक्सेप्ट कर लिया? मैं मुस्कुराया। तुम्हारे फ्लावर्स ले लिए? समझ नहीं आया अभी तक। पहले जो फूल तुम भेजती थी, क्या मैंने कभी लिए? उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल फैल गई। परफेक्ट बॉयफ्रेंड। इस बार वो हंसते हुए बोली, अब मैं तुम्हें ब्रेकअप का चांस नहीं देने वाली, लाइफ भर संभालूंगी तुम्हें। मैंने उसे हल्के से खींचकर गले लगाया। और अगर मैं शादी से मना कर दूं तो भी ऐसे ही केयर करोगी? वो मेरी शादी वाली हेजिटेशन समझती थी, इसलिए सॉफ्टली बोली, अगर हम कभी अलग नहीं होते तो मैं लाइफ भर तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह सकती हूँ, लेकिन शादी क्यों नहीं? अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप तलाक भी ले सकते हैं। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, तो मतलब मैं बैड बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ?